हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4 चैप्टर 1 की कॉन्टीजेंट एसेट्स एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। हम स्टडी मटेरियल से सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप किससे पढ़ो, नोट्स। जितना भी लिखा हुआ है इसके अंदर वो आपको क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 से लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 क्या है, प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। स्टडी मटेरियल की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, एक बार इसको समझो। प्रोविजन का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइबिलिटी। प्रोविजन की दो बात, प्रोविजन कोई चीज कब कहलाएगी, जब वो लाइबिलिटी हो प्लस क्या हो, मेजर्ड बाय सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। लाइबिलिटी के साथ साथ क्या होना चाहिए, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी अमाउंट, किसी भी चीज की अमाउंट कैसे निकाली है हमने, एस्टिमेशन से। ठीक है, तो अगर कोई चीज, जैसे मुझे मान लो कि मोहता सर के रुपए देने हैं, तो वो क्या है, फिक्स है या एस्टिमेटेड है, फिक्स्ड है, तो वो फिर लाइबिलिटी तो है लेकिन क्या नहीं है, प्रोविजन नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स वो एस्टिमेटेड है, क्योंकि मैंने इतने बच्चे पढ़ाए, उसकी मैंने रिटर्न लगा दी, उसके हिसाब से इतना मान लिया। बट क्या है, गवर्नमेंट उसको क्या करती है, मेरी रिटर्न वगैरह चेक करती है और बढ़ा देती है। मतलब बोला तो ऐसे जाता है, कम ज़्यादा कुछ भी कर सकती है, बट ज़्यादातर केस में बढ़ाती है। तो फिर वो अमाउंट मेरी क्या थी, एस्टिमेटेड थी, इसलिए इनकम टैक्स के आगे क्या वर्ड लिखा होता था, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन का मतलब लाइबिलिटी होना जरूरी है, प्लस क्या है, जिसको सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन से मेजर किया गया है, मतलब उसकी अमाउंट क्या हो, एस्टिमेटेड हो। अब लाइबिलिटी का मतलब क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो लाइबिलिटी के लिए दो बातें होनी जरूरी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और जिसकी थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। अब तुम्हारे डाउट लेना, मेरा ऑब्लिगेशन है लेकिन इसमें मेरा कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, तो मैं इसको लाइबिलिटी नहीं बोलूंगा। ऑब्लिगेशन जरूर है बट क्या नहीं है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जिसका देने के चांसेस मोर देन 50% हो, मतलब मोर लाइकली देन नॉट लिखा हुआ है, एस में तो क्या वर्ड लिखा हुआ है, मोर लाइकली देन नॉट। मोर लाइकली देन नॉट कब हो सकता है, जब वो क्या हो, मोर देन 50%। तो ये जरूरी नहीं है कि 100% देना हो गया हो, मोर देन 50% चांसेस है ना देने के, तब भी क्या है वो लाइबिलिटी है। आज तक आपने, ध्यान से सुनना, आपके फंडे चेंज होंगे, आज तक आपने हर पेंडिंग कोर्ट केस को क्या बोला है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। मेरे ऊपर इसने केस कर दिया, आपने हर बार क्या बोला है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, अगर क्या है, मेरे लॉयर बोल रहे हैं कि अब आपके देने के चांसेस 50% से क्या है, ज्यादा है, मैं केस हार जाऊंगा, तो मेरे लिए वो क्या है फिर, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मैं केस हार जाऊंगा, मेरे लॉयर मुझे बोल रहे हैं, अभी जजमेंट नहीं आया है, केस पेंडिंग ही है, लेकिन मेरे लॉयर बोल रहे हैं कि मोर लाइकली देन नॉट चांसेस है आपके, तो फिर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा अगर अमाउंट एग्जैक्टली पता है तो। और अमाउंट क्या है, एस्टिमेटेड है, तो फिर वो क्या है, प्रोविजन। सुनना ध्यान से, किसी ने मेरे ऊपर केस किया है 5 लाख का और पेंडिंग है, तो केस के दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन देने के चांसेस, मतलब देने के चांसेस क्या है, 50% से क्या है, कम है। और या फिर मेरे हारने के चांसेस ज्यादा है, मतलब मुझे रुपए देने के चांसेस क्या है, मोर देन 50% है। ठीक है, अप टू 50% है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अगर मेरे हारने के चांसेस ज्यादा है, मोर देन 50% चांसेस है कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तब वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब वो केस एग्जैक्टली 5 लाख रुपीज का है, जैसे सिद्धि ने केस कर दिया, मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया, मुझे 20,000 रुपीज वापस दो, तो वो केस एग्जैक्टली 20,000 रुपीज का है, तब क्या होगा, तो फिर वो क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस है, क्यों है, मोर देन 50% है। एक्सपेक्टेड टू बी आउट सेटल थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, यस, पैसे देने पड़ेंगे, है, तो फिर वो लाइबिलिटी है। अच्छा, अब सिद्धि का केस 5 लाख का है, वैसे नहीं है, मेरे ऊपर जीएसटी का केस चल रहा है और लॉयर बोल रहे हैं कि आपने जीएसटी तो चुराया तो है, तो फिर मोर देन 50% देने के चांसेस है, यस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। सेटल कैसे होगा, रुपए देकर, जीएसटी वाले रुपए मांगेंगे, बट क्या है, एस्टिमेशन के थ्रू पता लगेगा। अमाउंट मेरे को पता नहीं है वो कितनी डिमांड निकालेंगे, लेकिन एस्टिमेट करूंगा, तो तब क्या होगा, वो प्रोविजन। तब क्या होगा, वो प्रोविजन। तो सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल किसको बोलते हैं, यहां तक, अगर देने के चांसेस कम है, कम का मतलब अप टू 50% है, तब क्या बोलते हैं, पॉसिबल। और देने के चांसेस क्या है, मोर देन 50% है, तब उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो वो क्या आएगा,
कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मतलब सिर्फ डिस्क्लोज करना है, कोई एंट्री नहीं डालनी, कोई एंट्री नहीं डालनी। तो अब मान लो कि मेरे ऊपर एक केस चल रहा है, उसी से सारी बात बता देता हूँ। जीएसटी का केस चल रहा है। किसका केस चल रहा है? जीएसटी। और मेरे को पता है फेक केस है, मतलब मेरे जीएसटी चुराया ही नहीं हुआ, सही सही है, तो मेरे को कुछ भी नया नहीं भरना। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या पॉसिबल है? वो पॉसिबल है। प्रेजेंट तो तब होता है जब भरने के चांसेस क्या हो, मोर देन 50। तो यहाँ तो केस हारने के चांसेस मोर देन 50 नहीं है, मेरे तो केस जीतने के चांसेस है। तो फिर सिर्फ कहाँ लिखा जाता है? नोट्स में। फिर सिर्फ क्या लिखा जाता है? नोट्स में। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, और इसको क्या बोला जाता है? डिस्क्लोज करना। नोट्स में लिखने को क्या बोला जाता है? डिस्क्लोज, कि बता तो दो एटलीस्ट, कल को हार जाओ तो सिर्फ डिस्क्लोज करना है। अब इससे ज्यादा है, मोर देन 50% है, तब क्या होगा? अगर आपका जो आउटफ्लो होना है वो क्या है? सर्टेन है, लाख रुपए, तब वो क्या है? लाइबिलिटी। लेकिन आउटफ्लो अनसर्टेन है, जिसको आपने मेजर किया है एस्टिमेशन लगा के इनकम टैक्स वाला, जीएसटी वाला केस जनरली क्या होता है? अमाउंट एस्टिमेटेड होती है। मेजर कैसे किया? मेजर मतलब अमाउंट कैसे निकाली है? एस्टिमेशन करके। तब उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन। तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। और प्रोविजन और लाइबिलिटी दोनों को क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब इनकी क्या डाली जाती है? एंट्री। पक्का? अब बताओ, क्रेडिटर्स है तो उनके देने के चांसेस मोर देन 50% होते हैं या नहीं? होते हैं। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मोर देन 50 के 100% ही होते हैं। सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इन्वॉल्व है क्या उसमें? नहीं। तो एस्टिमेशन नहीं है, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो आउटफ्लो के थ्रू रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू सेटल होगा, तब क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मतलब उसको कुछ देना पड़ेगा, कैश वगैरह, तो फिर ये लाइबिलिटी है। सैलरी भी क्या है? लाइबिलिटी है। पक्का? अब टैक्स का पैसा है, तब क्या होगा? टैक्स का पैसा है तो मोर देन 50% चांस हो गया, तो वो लाइबिलिटी हो गया। लेकिन लाइबिलिटी के साथ अगर क्या जुड़ जाए? एस्टिमेशन जुड़ जाए, तो वो क्या हो जाता है? प्रोविजन। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी तो यही है, लेकिन वो कौन सी लाइबिलिटी है? प्रोविजन वाली। प्रोविजन भी तो खुद लाइबिलिटी है। प्रोविजन की डेफिनेशन ही क्या है? लाइबिलिटी प्लस है। तो लाइबिलिटी तो है, लेकिन कौन सी? प्रोविजन वाली लाइबिलिटी, ना कि सिंपल लाइबिलिटी। पक्का? अब ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट प्रोविजन को और लाइबिलिटी को क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को क्या किया जाता है? डिस्क्लोज। बच्चों एक बार फिर से बताना, ऑब्लिगेशन प्रेजेंट कब मानते हैं? 50% से अबव होते ही क्या मानते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और 50% से बिलो है तो क्या? अप टू 50% है तो क्या मानते हैं? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। इस पार्ट को हम हमेशा ही क्या? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। और ये सिर्फ क्या किया जाता है? डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब कोई एंट्री नहीं डलती, सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है। अब ऑब्लिगेशन मोर देन 50 चांस हो जाए, मोर देन 50 होते हैं, 100% नहीं चाहिए। हम प्रूडेंट लोग हैं, तो अगर केस मेरे लॉयर बोल रहे हैं कि हार जाएंगे, आपको रुपए देने पड़ेंगे, तो वो मोर देन 50 हो गया। अब उसके अंदर क्या है? अमाउंट सर्टेन है, तो तब क्या होगा? लाइबिलिटी। अमाउंट अनसर्टेन है तो एस्टिमेट करनी पड़ेगी। तो अभी तक तो मैंने बोला एस्टिमेटेड है तो क्या बोल देंगे? प्रोविजन। अब मैं इसमें नई बात जोड़ रहा हूँ, रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं, तो रिलायबल एस्टिमेट करके क्या बना दो? प्रोविजन बना दो। और रिलायबल एस्टिमेट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तब क्या होगा? फिर उसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटलीस्ट क्या कर दो? डिस्क्लोज तो कर दो। और ये दोनों हो गए तो क्या डालो? रिकॉग्नाइज करो। रिकॉग्नाइज करने का मतलब एंट्री डालो। अब सर ये क्या है, इसका एग्जांपल बताओ, सुनना ध्यान से। मेरे ऊपर जीएसटी का केस है,
और मेरे लॉयर कह रहे हैं जीत जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तो क्या होगा? पॉसिबल ऑब्लिगेशन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, डिस्क्लोज कर दो। मेरे लॉयर कह रहे हैं कि नहीं पैसे देने पड़ेंगे, तो ऑब्लिगेशन कौन सा हो गया? प्रेजेंट। अमाउंट मेरे को पक्का बताओ कितने की है। जीएसटी वालों में पक्का नहीं पता होता, कैसे होती है? अनसर्टेन होती है, लेकिन एस्टिमेट हो जाती है, तो हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन। लेकिन सिद्धि ने मेरे ऊपर केस किया है और लॉयर कह रहे हैं कि आप हारोगे। ऐसा जीत नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि हमने जोर लगाया पूरा बढ़ाने में। लेकिन मान लो कि सिद्धि कह रही, इसने क्या बोला कि हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया और मेरे पैसे वापस दो, तो क्या होगा? अमाउंट ये 20,000 ही मांग रही है, तब क्या है? अमाउंट सर्टेन है तो लाइबिलिटी। अब इस पर आते हैं, मेरी कोई ऐसी गलती हुई है जिससे किसी को पर्सनल इंजरी हुई है, तो अमाउंट पता नहीं लग सकती। जैसे मान लो कि मेरा प्रोडक्ट पीने से किसी की डेथ हो गई, मैं कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ, कोका कोला हूँ, और किसी की डेथ हो गई, मुझे भी पता लग रहा है कि ये प्रोडक्ट फॉल्टी था, चाहे लॉयर कह रहे हैं चाहे हमें पता है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अमाउंट अनसर्टेन है। अब जीएसटी का लॉ होता है, आप आगे के सालों में पढ़ोगे, इनकम टैक्स का लॉ होता है कि इतना इतना ऐसे ऐसे भरना होता है, इनकम का 30% और ऐसे। तो अमाउंट आइडिया तो लगा सकते हो, लेकिन किसका आइडिया ही नहीं लग सकता। अब जो मरा है उसकी वैल्यू कोई निकल थोड़ी सकती है, तो वो कोर्ट डिसाइड करती है। अगर सामने वाला क्या है, एक ऐसा आदमी मरा है जो मिडिल क्लास था, तो उसके घर वालों की रहने का स्टैंडर्ड कितना था, तो उसके बच्चों की फीस कितनी, पढ़ाई बाकी है, उस हिसाब से कंपनसेशन आएगा। और सामने वाला अंबानी मर गया तो इतना कंपनसेशन आएगा कि मैं ही इंसॉल्वेंट हो जाऊं, पेप्सी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो अमाउंट एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हम, तो तब क्या है? हमें पता है हमारे पैसे देने हैं, लेकिन आज जब तक अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते, मनी में मेजर भी नहीं कर सकते, तो क्या होगा? मैं चाहता तो था कि क्या हो, प्रोविजन बना दूं, लेकिन अमाउंट ही नहीं पता, तो मैं एंट्री कैसे डालूं बिना अमाउंट के? तो इसलिए बोलते हैं कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मानो, ताकि एटलीस्ट क्या हो जाए, डिस्क्लोज तो हो जाए। पक्का? तो मेरे केस हारने के चांसेस भी है। अमाउंट अनसर्टेन है, लेकिन रिलायबल तरीके से कोई तरीका ही नहीं है एस्टिमेट करने का, तो क्या है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो ये किस तरह की कंपनीज में होते हैं जहाँ पर्सनल इंजरी हो जाती है? जैसे मेरा कॉस्मेटिक की कंपनी है और मेरे प्रोडक्ट लगाने से किसी की स्किन खराब हो गई। मेरा कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, किसी की क्या है, या मान लो मैं लड़कियों की मजाक बनाई, अब कोई लड़की ने मेरे ऊपर केस कर दिया, कोई ज्यादा दिल पे लगा के बैठ गई, मैं तो मजाक में कहा था, तो उसने मेरे पे केस कर दिया, तो अब उसको कितना दिमाग खराब हुआ, कितना क्या है, बोलो। वो पढ़ नहीं पाई उस हिसाब से। अब मेरे को नहीं बताइए पर्सनल इंजरी। मैं ज्यादातर बच्चे तो समझते हैं मजाक किया है, कोई कोई दिल पे लगा लेता है। पक्का? एक बच्चे के चाटा मार दिया, उसने कोर्ट में केस कर दिया, तो ये नहीं कर सकते हैं आज की डेट में। तो कितना पैसा देना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे को कितना इमोशनल ट्रॉमा से जाना पड़ा। पक्का? तो जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देती, मेरे को पता है मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अमाउंट भी पता है देनी पड़ेगी, लेकिन अनसर्टेन है और क्या है, रिलायबल तरीका नहीं है, तो एटलीस्ट डिस्क्लोज कर दो, इसलिए क्या बोल देते हैं। तो कब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बन जाती है? जब अमाउंट अनसर्टेन है और मेजर भी नहीं की जा सकती। अब एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन से पढ़ते हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन हमेशा ही क्या होता है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बनेगा? जब रिलायबल एस्टिमेट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड। ये कौन सा केस है? पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी को क्या होगा, नुकसान। अब कितना पैसा देना पड़ेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगी, किसी की डेथ होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड। अभी ये 4.1 टॉपिक हमने नहीं पढ़ा। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो पहले के किसी काम से अराइज हुआ है। एग्जिस्टेंस जिसका कंफर्म होगा किसी चीज के होने या ना होने पर। एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। मेरे ऊपर एक केस चल रहा है, अब उसका वो केस क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने पास्ट में गुड्स बेचे, उसने सामने वाले ने बोला अच्छी क्वालिटी के नहीं बेचे और ये सब। ठीक है, अब मेरा उसका रुपए देने का ऑब्लिगेशन का एग्जिस्टेंस, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो कब कंफर्म होगा? जब केस का जजमेंट आएगा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हारने या जीतने पर। अकरेंस और नॉन अकरेंस। पक्का? और प्रेजेंट का मतलब क्या है कि पॉसिबल का मतलब क्या है? जिसका पता ही मुझे बाद में लगेगा। प्रेजेंट का मतलब क्या है? मुझे पता लग गया देने हैं। पता लग गया देने का मतलब क्या, किससे लेते हैं हम? एज के में मोर देन 50% का मतलब क्या मानते हैं हम? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब 50% से ज्यादा चांस हो गए हैं, लेकिन तब भी मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को हम क्या करना चाहते हैं?
रिकॉग्नाइज, चाहे लाइबिलिटी की फॉर्म में चाहे किस फॉर्म में, प्रोविजन की फॉर्म में। अगर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है और अमाउंट क्या है, एस्टिमेशन है, एस्टिमेट कर सकते हो तो प्रोविजन की फॉर्म में, और एस्टिमेशन नहीं पक्का पक्का पता है तब क्या है, लाइबिलिटी की फॉर्म। और मोर देन 50 है तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो बोल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि मोर देन 50 है। तो प्रेजेंट मतलब मोर देन 50 है, लेकिन फिर भी हम तो करना चाहते हैं, प्रूडेंट है, हम तो मोर देन 50 होते रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे, क्योंकि हमें एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, कि कौन से केस है, पर्सनल इंजरी वाला, ये वाला पार्ट अभी भी नहीं पड़ा है। अब देखो इस चार्ट पर आओ, अगर किसी को देने के चांसेस 50% तक ही है तब क्या बोलते हैं हम, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और फिर वो क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। पूरा लिखना पड़ेगा आपको, पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, पास्ट में केस हो गया उसकी वजह से क्या है, पॉसिबल ही है, पॉसिबल का मतलब अप टू 50%, पक्का। और पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स whose existence will be confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more future events not wholly within the control of entity। जिसका एग्जिस्टेंस मतलब अभी तो 50 ही है, देना पड़ेगा या नहीं, वो किस में कंफर्म होगा, मेरे केस जीतने या ना जीतने पर। तो अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं, अभी वो पॉसिबल है, मतलब अप टू 50 है, पक्का। मोर देन 50 होती है हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जनरली क्या होता है, लाइबिलिटी या प्रोविजन। लाइबिलिटी कब होता है, जब अमाउंट क्या हो, सही सही बताओ, और अमाउंट एस्टिमेट की जा सकती हो तब क्या होता है, प्रोविजन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में जब अमाउंट क्या हो, सर्टेन हो, तब हम क्या बोल देते हैं, लाइबिलिटी। और नॉट सर्टेन हो और कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एस्टिमेशन समझ लो तुम, तो एस्टिमेट कर सकते हो तब आप क्या बोल देते हो, प्रोविजन। और जब आप सर्टेन नहीं है और मेजर भी नहीं कर सकते हो एस्टिमेशन से, तब क्या बोल देंगे हम, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब एक और केस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बोला जाता है, जब आउटफ्लो ना हो, जब क्या हो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ना हो। ये देखो, इट इज नॉट प्रोबेबल, ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, 50% से ज्यादा चांस देने पड़ेंगे, लेकिन तब भी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे। अब समझो, मैं रिलायंस कंपनी, ये एक छोटी कंपनी, इसने मेरे पे केस कर दिया, कोर्ट भी कह रहा है मुझे, कोर्ट क्या, मेरे लॉयर मुझे कह रहे हैं कि कोर्ट इसके फेवर में जजमेंट देगी, मतलब मेरे देने के चांसेस क्या है, मोर देन 50%। मेरे देने के चांसेस क्या हो गए, मोर देन 50%। फिर भी मुझे कोर्ट तो कह रहा है कि देने पड़े, कोर्ट क्या, कोर्ट तो अभी पेंडिंग है, लेकिन मेरे लॉयर क्या बोल रहे हैं कि देने के चांसेस मोर देन 50 है। अब फिर भी मैं कैसे रोक लूंगा, जिसकी फैक्ट्री पर ये लीज पर बैठा है उसको क्या बोलूंगा, मतलब इसकी फैक्ट्री जिनके यहाँ जिससे लीज पर ले रखी है उसको बोलूंगा इससे फैक्ट्री हटवा लो, वहां के कलेक्टर को बोलूंगा इसके ये प्रॉब्लम है, जैसे हर बिजनेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल ही रही होती है, तो उसको शिकायत करके इसको क्या करूंगा, वैसे अरेस्ट कर लूंगा। तो इसको मैंने धमकाया तरह तरह से कि ये केस हटा लो, भले ही तुम्हें पैसे जीत जाओगे ये केस, लेकिन मैं फिर तुम्हारी क्या कर दूंगा, ऐसे तैसे। और मुझे पता है कि मैं कैसे भी करके ये रुपए रोक लूंगा, मैं कैसे भी करके क्या है, या मान लो कि इस बार ये केस जीत गया और वो मटेरियल मैं ही सप्लाई करता हूँ और कोई सप्लाई नहीं करता, तो अगली बार मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि फिर मटेरियल भूल जाना, अगली बार से कभी भी गया ना, मैं अपना मटेरियल बेचूंगा ना कोई एक आध और बेचता है उससे आने दूंगा, तुम्हारा धंधा ही बंद करा दूंगा। तो मुझे पता है कि कैसे भी करके मैं इस आउटफ्लो को क्या कर लूंगा, रोक लूंगा। तो क्या होगा, प्रोबेबल नहीं है कि आउटफ्लो चाहिएगा, तो क्या होगा, फिर भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ना हो। तो पहले तो बताओ मैं केस जीतूंगा या हारूंगा, अगर मैं जीत जाऊंगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। जिसका प्रेजेंट होना या एग्जिस्ट होना कब पता लगेगा, वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। तो अगर मैं केस जीत जाऊंगा मतलब कम चांस है आउटफ्लो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब बोलते हैं, जब मेरे देने के चांसेस क्या हो जाए, मोर देन 50%। तो अभी देने के चांसेस मोर देन 50 नहीं है, तो फिर पॉसिबल है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि लॉयर कह रहे हैं कि केस तो आप हारोगे, तब क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा या नहीं होगा। पहले अब क्या चेक करना है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा या नहीं, क्योंकि एक लाइन ये भी तो है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मतलब पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे। अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल नहीं है तो फिर क्या है, भले ही वो प्रेजेंट है फिर भी क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होने पर भी वो क्या बन जाते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जब वो क्या ना हो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ना हो। वो कब नहीं होते,
जब मुझे कैसे भी लगता है कि मैं क्या कर लूंगा ये केस, भले ही मेरे हारने के चांस है लेकिन फिर भी उसको क्या करूंगा, दबाव बना के ये केस हटा लूंगा। मैं रिलायंस हूँ, सामने वाला छोटा आदमी है, तो उसको बोल रहा हूँ कि ये केस तो जीत जाओगे, पैसे ले लोगे, लेकिन ध्यान रख लेना तुम्हारी फैक्ट्री जिसके यहाँ लीज पर है उससे मेरी उठ बैठ है, वो हटवा दूंगा, कलेक्टर से तंग कर दूंगा, रॉ मटेरियल सब बंद करवा दूंगा। फिर ये क्या करता है, मतलब मेरे को पैसे देने नहीं पड़ेंगे, इससे केस हटवा लूंगा, तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। पक्का? अच्छा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, मैं नॉर्मल हूँ, ये भी नॉर्मल है, पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे हारने के चांसेस ज्यादा हो गए, और अमाउंट कितने की है, सर्टेन है, तब क्या है वो लाइबिलिटी। इसमें तो कौन है, मोता सर और सभी है, जरूरी थोड़ी है केस है, मोर देन 50% चांस है उनके देने हैं, मोता सर के, मनीष सर के, रेंट के, इलेक्ट्रिसिटी के, अमाउंट भी क्या है, सर्टेन, तो वो क्या है, लाइबिलिटी। अमाउंट अनसर्टेन कब होती है, जनरली पेंडिंग केसेस में, तो केस पेंडिंग है। अब आप ये थोड़ी है कि आप केस पेंडिंग है तो हमेशा ही कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी पढ़ो, जब आपको पता लगने लग गया कि आप हारोगे तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब ठीक है, कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, कोर्ट 100 बातें देखती है, हो सकता है कि अगली तारीख ही नहीं दी है, और लेकिन मुझे पता है अगली तारीख में मुझे हारना ही है, तो फिर क्या है, मैं वेट क्यों करूं। तो इसलिए बोलता है अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है तो अमाउंट अगर पक्का पता है तो लाइबिलिटी मान लो, नहीं पता तो भी एस्टिमेट करके क्या बनाओ, प्रोविजन, और लॉस बुक करो। इसमें एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल टू प्रोविजन। पक्का? अगर आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अच्छे से किया है तो उसमें एक क्वेश्चन था जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, स्टडी मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन है शायद, उसमें लिखा हुआ है फॉर्म एंटीसिपेट डिफीट। एंटीसिपेट मतलब उसको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, तो भी हमने उसमें क्या बनाया था, प्रोविजन। क्यों बनाया था, क्योंकि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया था, मोर देन 50। एंटीसिपेट डिफीट मतलब हार था, हारे नहीं थे, तो मोर देन 50 हो गया था कि हम हारेंगे, क्योंकि एंटीसिपेट था हमें कि हम हारेंगे, तो हमने उसका क्या बनाया था, प्रोविजन। पक्का? अब मैं प्रोविजन बनाना चाहता हूं लेकिन सामने वाला मर ही गया है मेरा प्रोडक्ट लेके, अब आदमी की वैल्यू थोड़ी निकल सकती है, इनकम टैक्स का केस है, किसी ने प्रोडक्ट मुझे फॉल्टी बेच, मेरा प्रोडक्ट किसी को फॉल्टी बिक गया, तो आइडिया तो लग सकता है, लेकिन आदमी मर गया है मेरे क्या करने से, प्रोडक्ट को यूज करने से, तो क्या होगा। तो अब मैं अमाउंट नहीं पता लगा पा रहा, तो फिर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मान के एटलीस्ट क्या कर दो, डिस्क्लोज। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सिर्फ दो केस में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, या तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा और या फिर अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, इन दोनों केस में तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, अदरवाइज क्या है वो लाइबिलिटी या प्रोविजन। जब क्या आउटफ्लो भी होगा, अमाउंट भी सही सही पता है, तब लाइबिलिटी। आउटफ्लो होगा, अमाउंट सही सही नहीं पता, एस्टिमेट कर सकते हैं, तब एस्टिमेट कर रहे हैं तो प्रोविजन, तब प्रोविजन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन ऑलवेज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउटफ्लो होगा, सॉरी आउटफ्लो होगा नहीं होगा, तो इट इज नॉट प्रोबेबल आउटफ्लो, तब क्या होगा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। प्रोबेबल आउटफ्लो होगा तब क्या, देखो अमाउंट पक्का पक्का पता है तो लाइबिलिटी, अमाउंट पक्का नहीं पता है तो एस्टिमेट कर सकते हो तो प्रोविजन, एस्टिमेट नहीं कर सकते तो कॉन्टीजेंट। पक्का? इसको अब आप फोटो खींच लेना क्योंकि इससे तुम्हें याद रह जाएगा। अब हम बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं लाइन वाइज लाइन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से राइज हुआ है, किसी ने मुझे पास्ट में केस किया जिससे राइज हुआ, जिसका होना अभी 50% चांस है लेकिन देना पड़ेगा, 50 लेस देन 50 है, अप टू 50 है, मतलब 50 से कम कम तक क्या बोलते हैं पॉसिबल, लेकिन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा ये कंफर्म किससे होगा, फ्यूचर में मेरे केस जीतने या ना जीतने पर, और वो केस जीतना या ना जीतना मेरे कंट्रोल में नहीं। पक्का? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है, जिसमें केस हारने के चांसेस ज्यादा हो गए, लेकिन दो केस में हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, एक तो हमें अमाउंट नहीं पता, क्यों नहीं पता, पर्सनल इंजरी हुई है, किसी की स्किन खराब हो गई, किसी की डेथ हो गई, ये सब, तो अब उसका कितना पता, क्या पता, कोर्ट पे डिपेंड करते हैं। पक्का? मैं एक बस कंपनी हूँ, कार कंपनी हूँ, और मेरी ट्रेवलिंग के दौरान किसी की डेथ हो गई, मैं अभी थोड़े समय पहले एयर इंडिया था, मान लो कि एयर इंडिया डिफॉल्टर पाया जाता कि एयर इंडिया की गलती है, तो क्या होता, जो पैसेंजर्स मर गए उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब हर एक का कंपनसेशन अलग अलग आता है, क्योंकि किसी का घर वाला कितना कमाते थे, कोई ज्यादा कमा, उसमें अंबानी मर गया तो ज्यादा देना पड़ता, मेरे जैसा मरता तो क्या होता, मेरे घर वाला को 4 फ्लाइट और दिलवा देते। ठीक है, लेकिन वो जो भी, ठीक है, आज समझ गए ना। तो एयर इंडिया पर ये कौन, मतलब एयर इंडिया को पता है कि हमारी गलती है, हम हारेंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, लेकिन आदमी लोग मर गए हैं, उनका क्या पता कितना है।
तो एस्टिमेशन नहीं होता तो एटलीस्ट डिस्क्लोज तो करो, क्योंकि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नोट्स में तो आएगी, तो इसलिए बोल दिया कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मान लो इसको। और अमाउंट ही नहीं जाएगा, आउटफ्लो नहीं होगा, तो क्या कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि जब देना ही नहीं है, भले ही मैं केस हारूंगा तो भी दबाव बना के क्या करूंगा, पैसा रोक लूंगा तो क्यों। पक्का, ये इतना इतना पढ़ना, ठीक है। अब ये रिपीट किया हुआ है एक बार, ये तो बीच में तो एग्जाम्पल ही लिखे हुए हैं सिर्फ, ठीक है, एक्स इज लायबल टू पे और ये सब एग्जाम्पल है, ये वापस रिपीट किया हुआ है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पार्ट ए ऑफ द डेफिनेशन। पार्ट ए क्या बोलता है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और पार्ट बी क्या बोलता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी क्या हो सकता है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो सकता है। वो कब हो सकता है? जब आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है और या फिर क्या अमाउंट एस्टिमेट नहीं की जा सकती। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है? रिकॉग्नाइज करना है या नहीं? नहीं, रिकॉग्नाइज करना मतलब एंट्री डालना, वो किसकी होगी? लायबिलिटी और प्रोविजन, बैलेंस शीट में लाना। रिकॉग्नाइज करना मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना, तो वो किसका आता है? लायबिलिटी का और प्रोविजन का। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करना, लेकिन इसको क्या करना होता है? डिस्क्लोज। किसमें? नोट्स टू अकाउंट्स में। किसमें डिस्क्लोज करना होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। अनलेस का मतलब क्या होता है? आपने इतनी लो पढ़ ली है। अनलेस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब इस केस में आपको डिस्क्लोज भी नहीं करना। कब नहीं करना? जब पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज रिमोट। पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज रिमोट। तो बताओ, प्रोविजन और लायबिलिटी को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज। एक्सेप्शन, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज रिमोट। रिमोट का मतलब बहुत ही कम, कम चांस है कि हमें क्या देने पड़ेंगे? रुपए देने पड़ेंगे। रिमोट का मतलब क्या है समझना बच्चों। रिमोट मतलब दूर। रिमोट मतलब क्या होता है? दूर। टीवी का रिमोट नहीं होता, वही रिमोट है, दूर दराज के चांस है। अब बताओ, कोई फालतू में केस कर दे मेरे ऊपर हरेस करने के लिए, बड़ी कंपनियों पर होते रहते हैं, मेरे को तो क्या हरेस करेगा। अब मेरे को फेमस होना है, मैंने रिलायंस पे केस कर दिया, पता है हार जाएंगे, लेकिन फेमस तो होंगे कि अंबानी पे केस डालो। रिलायंस बन के सोचो, अप टू 50% चांस तो है ही। इससे कम कम वाले सारे ही क्या है? पॉसिबल है। तो इसमें उसको पता है कुछ नहीं देना है, लेकिन अप टू 50 से का अंदर ही है ना, ये जीरो भी तो अप टू 50 के अंदर है, 5 भी तो अप टू 50 के अंदर। अगर ऐसे रिलायंस डिस्क्लोज करने लग गया ना, तो नोट्स अकाउंट्स भर जाएंगे। उस पर लोगों ने इतने केस कर रखे हैं, कुछ मेरे जैसे में फेमस होने के लिए, कुछ वैसे ही कर रखे हैं, और उसको पता है ये केस हम हारेंगे ही। समझ रहे हो क्या? अरे यस और नो? पक्का। अगर लड़की मेरे को बोल दे कि सर आपने मेरे मजाक में नहीं है, मैं केस कर, मैं 50 ऐसी लड़कियों की गवाही दिला दूंगा जहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है, कि ऐसा कोई वो नहीं था। समझ रहे? ठीक है, ये हमने बराबर डाउट लिए हैं, सब कुछ किया है ये सब, ठीक है। तो ये करेगी नहीं, पहली बात तो यही नहीं करेगी, लेकिन मान लो कि कर दिया इसने, ऐसे झूठ मूठ में आ जाते हैं आजकल कि आप लड़कियों को ऐसे नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बोल सकते। तो मैं ऐसे कितने ही बच्चे ले आऊंगा जो पढ़े हुए हैं मुझसे, और वो आराम से बोल देंगे कि नहीं, ये सिर्फ क्या है, ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये कोई गलत बात। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये केस फर्जी है, हट जाएगा, तो मैं फिर उसको डिस्क्लोज भी नहीं करूं। क्यों ना डिस्क्लोज करूं? बेमतलब का केस। समझ रहे हो? तो रिमोट चांस हो, जब आपको पता ही है कि इस केस में कुछ भी हो जाए, पैसे देने ही नहीं है, सामने वाले ने ऐसे किया है, तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन जाएगा। तो ऐसे तो बड़ी कंपनियों पर इतने सारे पेंडिंग केस चलते रहते हैं बेफिजूल के, तो फिर क्या नहीं करना? डिस्क्लोज नहीं करना। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट बताओ फटाफट से। डिस्क्लोज करना है। कब डिस्क्लोज भी नहीं करना? जब पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो क्या हो? रिमोट। ठीक है। अब देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन लायबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या है? ये मैनेजमेंट के जजमेंट पर डिपेंड करता है कि कितने परसेंट चांस है हम केस जीत जाएंगे, हार जाएंगे। तो ये तो, अब बताओ, केस पेंडिंग है, आप ऐसे कैसे बता सकते हो 70% है या 30%? तो मैनेजमेंट को जज ही करना पड़ता है। मेरे को आइडिया लग जाता है कि मैं केस जीतूंगा या हारूं। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से राइज होता है, बस इतना ही। सेटलमेंट जिसके लिए क्या चाहिए? सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ एंड आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्विंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ऐसे लिख देता कि कैश आउटफ्लो होगा। ये ऐसी गंदी सी लाइन क्यों लिखी है? लाइबिलिटी की डेफिनेशन देखो मैंने आपको कैसे याद करवाई थी।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो ये यही कह रहा है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और जिसके सेटलमेंट के लिए क्या चाहिए, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज, जिनसे मुझे बेनिफिट्स होने थे। अब मान लो इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब जिससे मुझे बेनिफिट्स होने थे, समझना इस बात को। ये बच्चा है, बच्चा क्या है, ये मान लो मनीष सर है, इनके पैसे देने हैं। अब अगर ऐसे लिख देता कि आउटफ्लो में क्या चाहिएगा, रिसोर्सेज की बजाय कैश होगा, तो मैं इनको लैपटॉप भी तो दे सकता हूं। मैंने इनको एसी उतार के दे दिया, लैपटॉप दे दिया, ये कहते हैं हाँ दे ही दो, एसी तो दे ही दो आप। तो लैपटॉप दे दिया, एसी दे दिया, तब क्या होगा, तब क्या होगा, क्या ये लाइबिलिटी नहीं थे क्या, थे ही ना, बस लैपटॉप दे के चुका है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, आउटफ्लो किसका, कैश जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा रिसोर्सेज जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने थे और वो इनको दे दोगे तो वो बेनिफिट्स किनके हो जाएंगे, इनके हो जाएंगे। पक्का। तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, जिसका सेटलमेंट कैसे होगा, सेटलमेंट कैसे होगा, थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। पक्का। और किससे, फ्रॉम एंटरप्राइज। कंपनी मत लिखना, कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनी हो जाता है। एंटरप्राइज, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये जनरल वर्ड है, ये जनरल वर्ड है, कंपनी फॉर्म सबको कवर कर ले, और ये सबके लिए है। पक्का क्या। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, बोलो। या तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और या फिर प्रेजेंट हो तो कब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होता है, जब प्रोबेबल नहीं है कि आउटफ्लो होगा, और या फिर उसको मेजर नहीं कर सकते। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में जब या तो प्रोबेबल ही नहीं है कि आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का, और या फिर रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। तो एस्टिमेट नहीं लग सकता मतलब उसको मेजर नहीं कर सकते। तो ये उन्हीं चीजों से निकाल कर क्या लिख रहे हैं, वापस वही बात लिख रहे हैं। पक्का, बोलो। अब एग्जांपल्स क्या है ये याद कर लेना, क्योंकि क्लेम्स अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। एग्जांपल नंबर 1, मेरे अगेंस्ट लोगों ने क्लेम कर रखी है, जिसको एक्नॉलेज मतलब स्वीकार नहीं कर रहा मैं, डेट मतलब पेंडिंग केस चल रहा है, ठीक है, और वो उसमें जीतने के चांसेस होने चाहिए, हारने के चांसेस हो जाते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट ऑफ। तो क्लेम्स अगेंस्ट द एंटरप्राइज, मेरी एंटरप्राइज के अगेंस्ट किसी ने क्या कर रखा है, क्लेम मतलब पैसे दो, लेकिन मैं उसको डेट नहीं कर रहा, तो मेरे ऊपर पेंडिंग केस। गारंटीज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज, लोन लिया किसने, मिस्टर ए ने, गारंटी दी उसके कंपनी के, मिस्टर ए इस कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है, तो इसने लोन लिया, या इंप्लॉई है, की इंप्लॉई है, तो कंपनी ने इसे रोके रखने के लिए, भावुक करने के लिए इसकी क्या दे दी, गारंटी दे दी। तो अगर मिस्टर ए दे देगा तो इस कंपनी को कुछ नहीं देना, मिस्टर ए नहीं देगा तो फिर कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जिसका existence will be confirmed by occurrence or non-occurrence of future event not in the control of entity. If A pays तो इसका नहीं है, if A doesn't pay तब इसको देना पड़ेगा, तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो गारंटी देना किसी की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होता है, मेरे ऊपर कोई केस कर दे वो क्या होता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या है, आप, मैंने आपको सेल करी, मैंने एंट्री क्या डाली, आपका नाम डेबिट टू सेल्स, आपसे बी आर आ गया तो मैंने एंट्री क्या डाली, बी आर टू ए। अब मैंने डिस्काउंट करवा लिया तो बैंक डिस्काउंट टू बी आर। तो मैं बैंक से रुपए तो लेके आता हूँ, लेकिन बैंक मुझे क्या बोलता है, हम ड्यू डेट पर किसके पास जाएंगे, ए के पास। ए हमें रुपए दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम आपसे ले लेंगे। अगर मेरा डेटर रुपए नहीं देता है तो मुझसे लेगा। तो डेटर के रुपए देना या ना देने पर मेरी क्या है, ये लाइबिलिटी है। तो अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंट। तो एक एक सीधा एक लाइन उठा के दे देता है इसमें से, और क्या बोल देता है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये सब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज अंडर डिस्प्यूट, स्टैट्यूटरी का मतलब कानूनन जो लाइबिलिटी है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, ये मेरे को, मैंने गुड्स थोड़ी खरीदे हैं उनसे, स्टैट्यूटरी है, लॉफुली जो मेरी लाइबिलिटी अंडर क्या चल रही है, डिस्प्यूट। पक्का। और ये डिस्क्लोज करनी पड़ती है बैलेंस शीट में बाय वे ऑफ नोट्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, एक एक करके पढ़ो। प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। कौन सी डेफिनेशन लिखी है, ये वाली। प्रोविजन का मतलब, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन
और मेजर्ड सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, तब प्रोविजन बनता है जब ये दोनों बातें पूरी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। हालांकि कभी कभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी क्या हो सकता है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। दो केस थे ना वो बीफ, लेकिन इसने डिफरेंस के बेसिस पर लिखा है कि इसमें हमेशा प्रेजेंट होगा और इसमें पॉसिबल और प्रेजेंट दोनों हो सकता है, लेकिन इसने लिखा कौन सा है? पॉसिबल। विच मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज, मतलब जिसका एग्जिस्टेंस, क्रिस्टलाइज मतलब एग्जिस्टेंस, वो किस पर डिपेंड करता है? अकरेंस और नॉन अकरेंस। वही बात लिखी हुई है डेफिनेशन वाली, बस डेफिनेशन का पार्ट ए लिखा हुआ है। इसने कौन सा पार्ट लिखा हुआ है? खाली ये वाला, पॉसिबल। प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करते हैं नहीं? रिकॉग्नाइज करना मतलब एंट्री डालना। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बोलो। और प्रोविजन को कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब उसकी डेफिनेशन पूरी हो जाए। वो क्या होती है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, जो पास्ट इवेंट्स है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो, और एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये ए वाला पार्ट तो कौन सी डेफिनेशन है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, लायबिलिटी की डेफिनेशन और रिलायबल एस्टिमेट। तो पूरी पूरी वही डेफिनेशन लिख दी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और एस्टिमेट कर। पक्का? तो प्रोविजन कब रिकॉर्ड करते हैं? जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा और रिलायबल एस्टिमेट कर सकते। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यहाँ कॉन्टीजेंट में क्या लिखा? सिर्फ पॉसिबल वाली बात। लेकिन यहाँ प्रेजेंट कब कॉन्टीजेंट मानते हैं? जब उसको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नहीं मिलता। वो कौन सा होता है? रिकॉग्निशन डज डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब बी वाला पार्ट। एक सेकेंड, बी वाला पार्ट मतलब ये वाला, कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? या तो आउटफ्लो नहीं होगा और या फिर अमाउंट पता नहीं है। या तो प्रोबेबल नहीं है कि आउटफ्लो होगा, और या फिर अमाउंट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। ठीक है। इफ मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इट इज प्रोबेबल that settlement will result in outflow of benefits तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रहा है कि ये प्रोबेबल है कि सेटलमेंट करने के लिए क्या चाहिएगा, सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए विल रिजल्ट मतलब क्या होगा? ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, तब वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। और इसको लग रहा है कि लेस लाइकली है। लेस लाइकली का मतलब अप टू 50%, अप टू 50%। पक्का? तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेस लाइकली है, तब ये क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब ये अच्छे से लर्न कर लेना, ये 2 से 3 बार आ रखा है। अब अगर कोई चीज आपने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मान ली, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे। मेरे को लग रहा है मैं केस जीत जाऊंगा, लेकिन बाद में सामने वाला नए फैक्ट्स ले आया और मुझे अब क्या लग रहा है कि मैं केस हारूंगा। तो मुझे उस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हटाकर अब क्या बना देना चाहिए? प्रोविजन। तो दीज लायबिलिटीज किसके साथ लिखा हुआ है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के साथ। इनको कंटिन्यूअसली क्या करते रहना चाहिए? रीअसेस करता रहना चाहिए। असेस मतलब चेक करता रहना चाहिए। और कि कहीं आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल तो नहीं हो गया। प्रोबेबल का मतलब मोर देन 50%। और अगर ये प्रोबेबल हो गया है तो क्या करो? इफ इट बिकम्स प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर एन आइटम्स प्रीवियसली डेल्ट एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, जिसको हम पहले क्या मान रहे थे? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। लेकिन अब क्या लग रहा है कि ये प्रोबेबल मतलब मोर देन 50% है कि देने पड़ेंगे अब। तो अब क्या बना देना? प्रोविजन बना देना। पक्का? कब नहीं बना पाओगे? जब अमाउंट नहीं पता। मेरे ऊपर पहले एक केस चल रहा था, किस चीज का? मेरा प्रोडक्ट पीने से किसी की डेथ हो गई। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि क्या है, बोलो, हाँ, जीत ही जाऊंगा। तो फिर वो वैसे ही क्या था? प्रोबेबल ही नहीं था। लेकिन अब लग रहा है कि हारूंगा। तो प्रोबेबल तो हो गया, लेकिन अभी भी क्यों नहीं प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकता? क्योंकि अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर अमाउंट एस्टिमेट करता हूं और पहले प्रोबेबल नहीं था, अब प्रोबेबल हो गया, मतलब पहले अप टू 50 था, अब मोर देन 50 हो गया, तब क्या होगा? तब बनाना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या रहेगा? जब अमाउंट नहीं एस्टिमेट। तो वही बात लिखी हुई है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कॉन्टिंजेंट एसेट। एग्जैक्टली अपोजिट डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की। उसमें क्या था? पॉसिबल ऑब्लिगेशन, इधर क्या लिख दिया? पॉसिबल एसेट दैट राइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, जिसका एग्जिस्टेंस कंफर्म होगा अकरेंस आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर
अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया तो मेरे लिए क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। बट सामने वाला केस जीत गया तो उसके लिए क्या है, कॉन्टीजेंट एसेट। पक्का? तो कॉन्टीजेंट एसेट का मतलब हमने किसी और पे क्या कर दिया, केस। ये अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आती है। मैं तुम पे केस कैसे करूं? तुम कुछ गलत तो करो तब तो केस करूं, ऐसे कैसे केस करूं? तो मैंने, मान लो मैं नाइकी हूं, ये कोई और शू मेकर है जिसने लोगो यूज किया ये वाला, तभी तो केस करूंगा। तो मैं अपनी प्लानिंग के तहत इस पर केस कर सकता हूं, या ये कुछ गलती करेगा तभी हो। तो वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। तो ये अनप्लैन्ड एक्टिविटी से आती है। हमें कहीं से सुनने को मिलता है कि हमारा लोगो उसने इन्फ्रिंज किया है। इन्फ्रिंज करना मतलब हमारा लोगो उसने यूज किया, हमारा पेटेंट इन्फ्रिंज किया, तो तब क्या होगा, हम उस पर क्या करेंगे, केस। तो मेरे पास कोई प्लानिंग के तहत या आती है, या अनएक्सपेक्टेड और अनप्लैन्ड इवेंट से आती है। ये एक नंबर का हुआ है, अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आती है कॉन्टीजेंट एसेट्स। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। अनएक्सपेक्टेड और अनप्लैन्ड ही तो बोला है। मारूंगा चांट। पक्का? अ क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस। क्लेम मतलब मैं दूसरे पे कर रखी है। क्लेम का मतलब क्या है, इससे यहां पर एक एंटिटी ने दूसरे पर क्या कर रखा है, क्लेम, और जिसका आउटकम अनसर्टेन है, तो वो क्या है, कॉन्टीजेंट एसेट। अब इसका उल्टा रूल है, उसमें तो मोर देन 50 के होते ही हम क्या करते हैं, प्रोविजन या क्या बनाने की कोशिश करते हैं, लाइबिलिटी। इसमें अप टू 50 तक तो कुछ भी नहीं करना है, अप टू 50% तक, उसमें अप टू 50 तक डिस्क्लोज करना है, और उसके बाद क्या करना है, रिकॉग्नाइज। इसमें अप टू 50 तक कुछ नहीं करना है, और मोर देन 50 होने पर सिर्फ डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज का मतलब असेट अभी भी नहीं बनाना। असेट बना के इनकम बुक कर ली, कल को केस हार गए तो गलत हो जाएगा, ये प्रूडेंस के क्या हो जाएगा, अगेंस्ट। तो इसमें सिर्फ डिस्क्लोज करना है। और उसको कहां डिस्क्लोज करना होता है, नोट्स टू अकाउंट्स में। इसको पता है कहां डिस्क्लोज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डिस्क्लोज करना। ये कहां डिस्क्लोज करना है, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। और अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के केस में, या कोई और जो भी कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी है। समझाता हूं, ये पूरा पूरा अच्छे से अंडरलाइन कर लो, इसको मैं समझाता हूं। अरे अब सुनो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, सुनना ध्यान से, उस लाइन को समझना अच्छे से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक चीज और आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और नोट्स टू अकाउंट्स। इन 5 आइटम को मिलकर हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी तो क्या क्या देगी, बैलेंस शीट देगी, P&L देगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट देगी, आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप सीए इंटर में भी नहीं सीखोगे, कहाँ आते हैं, सीए फाइनल में, तो ये तो रटना ही पड़ेगा। और नोट्स टू अकाउंट्स। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी यहां लिखी जाती है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर तक भेजते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। लॉ में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इतनी बातें आएगी, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपनी कंपनी के बारे में शेयर होल्डर को बताने के लिए अच्छा बुरा लिख के भेजते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो कॉन्टिजेंट एसेट को यहां डिस्क्लोज करने हैं, कहां पर नहीं करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं करना। उसको कहां करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पक्का? अब पढ़ना, इसको कहां डिस्क्लोज नहीं करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स। इसको कहां डिस्क्लोज करना है, यूजुअली कहां डिस्क्लोज होती है, अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब कौन अप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो कंपनी के केस में तो कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कोई और एंटिटी है, कोई और एंटरप्राइज है, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग अथॉरिटी है, जैसे सोसाइटी है तो ट्रस्ट, एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ये सब होते हैं।
पक्का? तो उनकी रिपोर्ट में भले ही देख दो, कॉन्टीजेंट एसेट को यहां तक तो डिस्क्लोज ही नहीं करना, इसके बाद भी डिस्क्लोज करना है, केवल और केवल क्या करना है, डिस्क्लोज। वो भी कहां पर डिस्क्लोज करना है, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। जो कंपनी के केस में कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो कोई और एंटिटी है तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग, नोट्स टू अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको डिस्क्लोज नहीं करना। पक्का? कब डिस्क्लोज करना है, इफ इनफ्लो इज प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब मोर देन 50%, तो अप टू 50% तक तो डिस्क्लोज भी करने की जरूरत नहीं। पक्का? और इनको कंटिन्यूअसली क्या करते रहना चाहिए, असेस। और जब ये वर्चुअली सर्टेन हो जाए, वर्चुअली सर्टेन मतलब 100% हो जाए, तो तब इसको क्या कर लेना चाहिए, इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं केस जीत ही गया, मैंने इस पे केस कर रखा है, समझना कॉन्टीजेंट एसेट का क्या ट्रीटमेंट हो, मैंने इस पे केस कर रखा है उल्टा। ठीक है, कि मेरे को अरेस्ट कर दिया डाउट पूछ कर, तो मैंने उल्टा केस कर रखा है, तब क्या होगा, बोलो। मेरे को लग रहा है कि मैं केस तो नहीं जीतूंगा, डाउट पूछना इसका राइट ही है, तो अप टू 50% है, तब क्या होगा, कुछ नहीं करना। और मेरे को लगता है कि ये मैं केस जीत जाऊंगा, कि जिस तरह से इसने अरेस्ट किया ऐसा नहीं करता है कोई, मेरे को मेरा दिमाग खराब कराया इसलिए पैसे दिलाओ, तो क्या है, और कोर्ट भी कह रही है कि हाँ इसने कराया है, ठीक है, इसने जज का भी कर दिया तो उसने, तो मेरे को लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, तो कहाँ डिस्क्लोज करूँ। चलो सही से एग्जाम्पल लेते हैं, सही से एग्जाम्पल लेते हैं। मैं नाइकी हूँ, इन्होंने मेरा क्या किया है, लोगो यूज किया है, ठीक है। अब कोर्ट कह रही है कि नहीं, इतना कोई ग्रैंड लेवल पर यूज नहीं किया, एक आध जूते पे यूज किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे नाइकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो मेरा केस जीतने का ही चांस नहीं है, तो फिर कुछ नहीं करना। अब ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि क्या है, इसने ग्रैंड लेवल पर यूज किया जिससे मेरी सेल सप्रेस हुई है, तो मुझे कंपनसेशन मिलेगा, बट अभी तक कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आया, तो जीतने के चांस होते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मेरी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में, ना कि किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स होगा उसमें, ये नोट्स होगा उसमें, ये कॉन्टीजेंट एसेट आएगा। और तीसरा केस, अब डिसीजन आ गया है कि क्या है, ये इसको पैसे देगी, अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तब मैं एंट्री क्या डाल दूंगा, ये सामने वाली कंपनी मेरे डेटर बन गई, और टू इनकम। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअली सर्टेन। वर्चुअली सर्टेन मतलब 100% श्योर। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, ट्रू और फॉल्स? डिस्क्लोज तो करनी है, रिकॉग्नाइज नहीं करनी, डिस्क्लोज तो करनी है नोट्स टू अकाउंट्स में। लाइबिलिटी को तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है, एसेट को किसमें करना है, अप्रूविंग। वो एक्सेप्शन वाला एक केस है, लेकिन ये एब्सोल्युटली ट्रू तो नहीं है ना, ये वो तो केवल एक एक्सेप्शनल केस है, जब डिस्क्लोज भी नहीं करनी, जब चांसेस क्या हो, रिमोट, तो फॉल्स ही लिखूंगा ना इसको। पार्शली ट्रू नहीं लिखना, फॉल्स लिखोगे, पार्शली ट्रू, इसीलिए कह रहा हूँ कंपोजिशन मिल जाएगा ना, लाइक तो क्या लिखोगे, फॉल्स। देखो मेरे को तो करा करा के याद है, पांचों के आंसर फॉल्स। आगे बताओ, प्रोविजन फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, प्रोविजन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है या नहीं करता, प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना है तो प्रोविजन को तो रिकॉर्ड करना होता है ना, ये कह रहा है प्रोविजन फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन प्रोविजन तो रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी फॉल्स। अब ये मेरा एक बार गलत हो गया था जब मैंने पहले पहले करा था, क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस जिसका आउटकम अनसर्टेन है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। ये क्लेम पता है किस सेंस में कह रहा है, कि मैंने सामने वाले पे केस किया हुआ है। मैं क्लेम कब करता हूं, जब मैं सामने वाले पे केस करता हूं, इसने तो यहां से लाइन उठा ली पागल ने, और परस्यू कर रहा हूं मतलब मैं सामने वाले पे केस। अ क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस जिसका आउटकम अनसर्टेन है, वो क्या है, कॉन्टीजेंट असेट है, हम परस्यू कर रहे हैं मतलब हमने केस कर रखा है। पक्का ना? आजा बच्चे, तो ये कॉन्टीजेंट एसेट है। when it is probable that firm will need to pay the obligation, ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। नीड टू पे का मतलब क्या हो गया, मोर देन 50% हो गया, तो फिर ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है या लाइबिलिटी है, अमाउंट सर्टेन है तो लाइबिलिटी, अदरवाइज प्रोविजन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, नहीं ये तो लाइबिलिटी, ये तो क्या है, लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट एसेट
यूजुअली अनप्लैंड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आती है, जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो होता है। कॉन्टीजेंट एसेट में क्या होता है? इनफ्लो, ना कि आउटफ्लो। इफ इनफ्लो इज प्रोबेबल, प्रोबेबल हो गया इनफ्लो मतलब असेट या लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट एसेट, और प्रोबेबल मतलब मोर देन 50 हो गया, तो कहां डिस्क्लोज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या अप्रूविंग अथॉरिटी में? और अगर लाइबिलिटी वाला केस होता तो कहां आता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कर लेना, आराम से हो जाएगी। पक्का। बाय बाय, लव यू सो मच।